हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग आ चुके हैं अपने 50 डेज 50 क्वेश्चंस लीगल रीजनिंग की थर्ड वीडियो पे। तो फर्स्ट टू वीडियोस में आप लोगों ने देखा, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था टॉर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकंड वीडियो में भी हमने टॉर्ट ही कवर किया था। आज हम लोग कवर करने आए हैं मेडिकल नेग्लिजेंस। मेडिकल नेग्लिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के लिए। लाइक आप चाहे क्लैट यूजी देख लो, क्लैट पीजी देख लो, हर जगह आप लोगों को मेडिकल नेग्लिजेंस का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने क्वेश्चन देखा है। इनफैक्ट जो आपके सीयूईटी पीजी वगैरह वाले क्वेश्चंस में मेडिकल नेग्लिजेंस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनर। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ना बच्चे फंसते ही हैं। तो आज जो हम लोग सेट कवर कर रहे हैं इसमें हम लोगों ने कोशिश किया है कि हम एक बहुत बर्ड आई, बहुत मेन व्यू ले सकें किसका, जिसमें हम लोगों ने कवर किया है मेडिकल नेग्लिजेंस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, डायरेक्ट लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी। हर चीज को हम लोगों ने उसमें उस सेट में कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप आज वाली वीडियो भी आपको उतनी ही अच्छी लगेगी और आज भी आप उसको उतना ही प्यार देंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जुड़े रहें हमारी सीरीज के साथ। मैं जितने ज्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग। तो आई होप आप लोगों को बेनिफिट हो रहा होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने पैसेज के साथ। हमारी पैसेज जो बात करेगा हमें आगे के क्वेश्चंस उसी के अकॉर्डिंग करने हैं। तो बेसिकली ये हमारा इस पैसेज में 6 क्वेश्चंस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन हॉस्पिटल्स हैव बीन हेल्ड लाइबल फॉर देयर सर्विसेज रेदर लैक ऑफ सर्विसेज इंडिविजुअली और वाइकेरियसली। बेसिकली इसमें बताया गया कि इंडियन हॉस्पिटल्स अपनी सर्विसेज और सर्विसेज देने के लिए और सर्विसेज ना देने के लिए बहुत कई बार लाइबल हेल्ड किए गए हैं। इंडिविजुअली भी मतलब खुद भी, और वाइकेरियसली मतलब इसके एम्प्लॉयज के द्वारा भी। दे कैन बी सूड फॉर नेग्लिजेंस ईदर इन क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, कंज्यूमर फोरम्स। इनको नेग्लिजेंस के लिए कहीं भी सू किया जा सकता है। वो चाहे क्रिमिनल कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, कंज्यूमर फोरम हो। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट एवरी डॉक्टर हैज अ ड्यूटी टू एक्ट विद अ रीजनेबल डिग्री ऑफ केयर एंड स्किल। सारे डॉक्टर्स की ड्यूटी है टू एक्ट विद अ रीजनेबल डिग्री ऑफ केयर एंड स्किल। इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा इन वर्सेस श्रीमती संतरा, एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये हर डॉक्टर की ड्यूटी है टू एक्ट विद अ रीजनेबल डिग्री ऑफ रीजनेबल केयर। चलिए बात करते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर डज नॉट मियरली अराइज when the patient has suffered the injury. It arises when the injury is a direct consequence of the conduct of the doctor when he failed to exercise reasonable care। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं फिर मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा। इस लाइन में क्या लिखा हुआ है कि द लाइबिलिटी ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर does not merely arise when the patient has suffered the injury. It arises when the injury is a direct consequence of the conduct of the doctor when he failed to exercise a reasonable care। अगर मैं आपको इसका आसान भाषा में मतलब समझाऊं तो जब मान लो आपको कोई चोट लगी है तो सिर्फ डॉक्टर की इंजरी, सिर्फ डॉक्टर की लाइबिलिटी तब नहीं अराइज होती। डॉक्टर की लाइबिलिटी हर उस समय अराइज होगी जब भी उसके किसी एक्ट से या उसकी किसी गैर जिम्मेदाराना हरकत से आपको नुकसान पहुंचा है। लेट सपोज क्या होता है, आप पोलियो का इंजेक्शन लगाने गए, ठीक है। अब डॉक्टर ने आपको पोलियो का इंजेक्शन किसी ऐसी वेन में लगा दिया जहां पे उसको नहीं लगाना चाहिए था, या जिस वजह से आपको कोई और डिजीज या कोई और प्रॉब्लम्स लाइक इलिसिट हो गई, तो लाइक कोई और प्रॉब्लम्स आपको हो गई हैं, तो इन दैट केस क्या अब डॉक्टर लाइबल नहीं है? डॉक्टर अब भी लाइबल है क्योंकि उसकी किसी एक्ट से, उसके किसी व्हेन ही फेल्ड टू एक्सरसाइज अ रीजनेबल केयर आपको कोई कॉन्सिक्वेंस हुआ है तो द मेडिकल प्रैक्टिशनर विल बी हेल्ड लाइबल। इन अदर वर्ड्स देखते हैं, अ डॉक्टर इज नॉट लाइबल फॉर एवरी इंजरी सफर्ड बाय ए पेशेंट। मतलब हर इंजरी के लिए डॉक्टर लाइबल नहीं होगा, बट हाँ, फर्स्ट एक्सटेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर बाय द डॉक्टर टुवर्ड्स द पेशेंट हैज टू बी एस्टेब्लिश्ड एंड देन द पेशेंट मस्ट प्रूव ब्रीच ऑफ सच अ ड्यूटी। तो जो मतलब जो हर हर इंजरी के लिए डॉक्टर लाइबल नहीं होगा भैया, हर इंजरी के लिए डॉक्टर लाइबल नहीं होगा, बट हाँ, जो भी पेशेंट को डॉक्टर के टुवर्ड्स लाइक डॉक्टर की नेग्लिजेंस से हुई है तो उसके लिए डॉक्टर लाइबल होगा। और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, इसका आगे हो सकता है काम आए, मैं मार्क कर लेता हूँ। पेशेंट मस्ट प्रूव ब्रीच ऑफ सच ड्यूटी, मतलब उस ब्रीच को प्रूफ करने की ड्यूटी, प्रूफ करने का ओनस किसके ऊपर है? प्लेंटिफ के ऊपर है, पेशेंट के ऊपर है। इन
case there was no breach or injury was not a direct consequence of the breach, the doctor will not be liable. जिस भी केस में कोई डायरेक्ट ब्रीच नहीं है या किसी ब्रीच की वजह से डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है तो डॉक्टर विल नॉट बी लाइबल. इट वाज हेल्ड इन कैलकाटा मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्सेस बिमलेश चैटर्जी that the onus of providing negligence of the resultant deficiency in the service was clearly on the complainant. ये इस केस में कैलकाटा मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्सेस विमलेश चैटर्जी में भी ये डिसाइड हुआ है कि ओनस किसके ऊपर आएगा. ओनस आएगा कंप्लेनेंट के ऊपर, पेशेंट के ऊपर, प्लेंटिफ के ऊपर. ठीक है, तो बार बार ओनस की बात की है तो मतलब नीचे हमारा ओनस से एक पैराग्राफ तो है ही है. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ. द लाइबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल इन केसेस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस. लाइबिलिटी ऑफ अ हॉस्पिटल इन केसेस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस कुड बी डायरेक्ट और वाइकेरियस. डायरेक्ट और वाइकेरियस ऊपर भी यूज हुआ था, नीचे भी यूज हुआ है. तो डायरेक्ट और वाइकेरियस का मतलब क्या है देख लेते हैं. डायरेक्ट लाइबिलिटी इन दिस सेंस वुड mean a deficiency in the service provided by the hospital, thus making it unsafe and not suitable for the treatment. Direct liability का मतलब क्या है? Deficiency in the service provided by the hospital itself, thus making it unsafe and not suitable for treatment. Vicarious liability क्या होता है? On the other hand, would refer to the liability on of the hospital as a employer for the negligent acts of its employees. कि भाई किसी डॉक्टर ने अगर कोई लाइक नेग्लिजेंट एक्ट किया है तो भी हॉस्पिटल लाइबल होगा वाइकेरियसली. ठीक है, अब नीचे थोड़ा सा और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप डिफाइन किया गया है मुझे लग रहा है. द एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर हिज एक्ट्स एंड ओमिशंस बट ऑल्सो फॉर दोज ऑफ हिज एम्प्लॉयज. बहुत कॉमन डॉट है ये कि एम्प्लॉयर केवल और केवल अपने एक्ट्स के लिए नहीं, अपने एम्प्लॉयज के एक्ट्स के लिए भी लाइबल होता है. बट आगे एक बात और की गई है, एज लॉन्ग एज सच एक्ट अकर विद इन द कोर्स ऑफ स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट. लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो एक्ट अकर किया गया, कहाँ पे? विद इन द कोर्स एंड स्कोप ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट. दिस लाइबिलिटी इज बेस्ड अपॉन द मैक्सिम. कुछ मैक्सिम्स आ जाते हैं सामने. सबसे पहला है रिस्पोंडेंट सुपीरियर, मतलब लेट द मास्टर आंसर. रिस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब क्या है? लेट द मास्टर आंसर. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम आ जाता है, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, मतलब ही हु एक्ट थ्रू अनदर डज एक्ट फॉर हिमसेल्फ. जो किसी और व्यक्ति के थ्रू कोई काम करता है या कोई एक्ट करता है मतलब वो अपने बिहाफ में एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका एक एक्सेप्शन भी है. एन एक्सेप्शन ऑफ द अबव प्रिंसिपल इज द इज सीन इन द बोरोड सर्वेंट डॉक्ट्रिन था, जिसके द्वारा क्या कहा गया है? एम्प्लॉयर शेल नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट शेल नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एन एम्प्लॉय व्हेन द एम्प्लॉय इज वर्किंग अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ अनदर एम्प्लॉयर. मतलब कि एम्प्लॉयर कब अपने एम्प्लॉय के एक्ट के लिए लाइबल नहीं होगा? जब वो एम्प्लॉय किसी और एम्प्लॉयर के डायरेक्ट सुपरविजन में भी काम कर रहा है. ठीक है, चलिए अब एक बार दोबारा से फटाफट देख लेते हैं क्या क्या पैराग्राफ में बातें की गई हैं. सबसे पहले बोला गया है कि भैया इंदिरा हॉस्पिटल सॉरी इंडियन हॉस्पिटल्स को बहुत ज़्यादा कई बार लाइबल किए गए हैं, तो इनकी डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एज रीजनेबल डिग्री ऑफ केयर एंड स्किल्स. ठीक है, उसके बाद कहा गया है लाइबिलिटी ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर डज नॉट, सिर्फ और सिर्फ तब नहीं शुरू होती जब उसको इंजरी है. लाइबिलिटी तब तक रहती है मतलब किसी एक्ट से कोई डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होता है तो अगर उसने रीजनेबल केयर एक्सरसाइज नहीं किया है तो डॉक्टर की लाइबिलिटी मेडिकल प्रैक्टिशनर की लाइबिलिटी बनती है. ठीक है, उसके बाद पर उसको प्रूव करने का ओनस किसके ऊपर रहेगा? पेशेंट के ऊपर, प्लेंटिफ के ऊपर, कंप्लेनेंट के ऊपर. नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर क्या बात की गई है? हॉस्पिटल्स जो हैं वो जो हॉस्पिटल लाइबिलिटी डायरेक्ट भी होती है, वाइकेरियस भी होती है. डायरेक्ट लाइबिलिटी मतलब खुद अपने एक्ट्स की वजह से रिस्पॉन्सिबल. वाइकेरियस लाइबिलिटी मतलब अपने एम्प्लॉयज के एक्ट के थ्रू वजह से लाइबल. उसके बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बारे में कुछ बात की गई है कि जो भी दो मैक्सिम्स बताए गए हैं, रिस्पोंडेंट सुपीरियर लेट द मास्टर आंसर. उसके बाद क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, जिसका मतलब होता है ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स फॉर हिमसेल्फ. नीचे बात की गई है एन एक्सेप्शन टू दिस, इसके कुछ एक्सेप्शन भी है कि जब जो एम्प्लॉय है वो अपने एम्प्लॉयर के अलावा किसी और एम्प्लॉयर से भी इंस्ट्रक्शंस ले रहा है तो ये एक्सेप्शन होगा. ठीक है, आई होप पैराग्राफ अब क्लियर हो गया होगा. हालांकि बहुत बड़ा पैसेज था, एग्जाम में पढ़ने में भी टाइम लगेगा, बट हाँ हमने जैसे जैसे ब्रेक डाउन करके पढ़ा है काफी चीजें हमें शॉर्ट हो गई हैं. अब आई होप हम लोग सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे. ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोफेसर एंड नायरोबी. फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये प्रोफेसर और नायरोबी आप लोगों ने कहाँ सुना है. ठीक है,
ठीक है, चलिए प्रोफेसर और नायरोबी ये किसी एक बहुत फेमस सीरीज के कैरेक्टर्स हैं, तो फटाफट मुझे बताना है प्रोफेसर और नायरोबी कौन सी फेमस सीरीज के कैरेक्टर हैं। तो चलिए, प्रोफेसर एंड नायरोबी कंसीव्ड अ बेबी थ्रू आईवीएफ ऑन 26th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। नायरोबी डेवलप्ड गेस्टेशनल डायबिटीज, नायरोबी को डायबिटीज हो गई। शी वॉज प्रिस्क्राइब्ड विद मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन कोई मेडिसिन होगी जो डायबिटीज के लिए उसको प्रिस्क्राइब की गई, ठीक है। 39 वीक्स के बाद नायरोबी को लेबर हुआ, मतलब उसको लेबर पेन हुआ और उन्होंने जन्म दिया किसको, एक बेबी बॉय को, ठीक है, एक बेबी बॉय को जन्म दिया। द बेबी बॉय वॉज परमानेंट बॉय वॉज बॉर्न विथ परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी। बॉय कैसे बॉर्न हुआ, बॉय को एक परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी थी, और इट वॉज फाउंड दैट डे डिसेबिलिटी इज अ साइड इफेक्ट ऑफ मेटाफॉर्मिन। अब बाद में क्या पता चला कि वो डिसेबिलिटी किस वजह से हुई है, वो डिसेबिलिटी हुई है मेटाफॉर्मिन नाम के ड्रग्स की वजह से, जो नायरोबी को डायबिटीज के टाइम पे दी गई थी। अब प्रोफेसर एंड नायरोबी डिसाइड करते हैं सू करने का, किसको, डॉक्टर को। अब डिसाइड करिए, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं, द डॉक्टर विल बी हेल्ड लाइबल as this is a clear case of negligence. It was the duty of the doctor to inform about the side effects of the drug. ठीक है, ये ठीक लग रहा है, और ऑप्शंस देखते हैं, कुछ बेटर भी मिल सकता है हमें। The breach of duty of care by doctor was prescribing a wrong medicine makes him accountable for medical negligence. ये भी ठीक लग रहा है, फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, पर अभी तक की मेरी एनालिसिस के हिसाब से सेकंड वाला ऑप्शन ज्यादा क्लोज है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, द हॉस्पिटल अलोंग विद डॉक्टर विल बी लाइबल फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस। द हॉस्पिटल अलोंग विद डॉक्टर विल बी हेल्ड फॉर नेग्लिजेंस, पर ऊपर किसी हॉस्पिटल के बारे में तो बात की ही नहीं गई, तो थर्ड को तो हम हटा ही देते हैं। फोर्थ देखते हैं, द कपल विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड एज इट वॉज द ड्यूटी टू कंसल्ट, बेकार की बात है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि भाई ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी है। अब ना ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में डिफरेंस समझो। ऑप्शन नंबर ए का में कहा गया है कि वो डॉक्टर की ड्यूटी थी उसको इन्फॉर्म करना कि ड्रग के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, बट मेरे हिसाब से डॉक्टर को, डॉक्टर की ड्यूटी थी उसको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब ही ना करना। क्लियर है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, तो मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन इज मोर लाइक क्लोज। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर बत्रा आफ्टर गेटिंग हर्ट सर्जरी डन at KEM hospital alleged that he was treated badly by the staff on the hospital during his stay at the hospital। बहुत बदतमीज की गई थी। He also alleged that Dr. Mahesh did not possess the required skills for conducting a surgery। उन्होंने ये भी बोला कि डॉक्टर महेश जिन्होंने सर्जरी की है उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं थी। एंड व्हेन द फर्स्ट प्रोसीजर फेल्ड टू रेक्टिफाई हिज मिस्टेक ही परफॉर्म्ड अनदर सर्जरी, करेक्टिव सर्जरी, मतलब पहली बार जब उनसे नहीं हुआ तो उन्होंने एक और करेक्टिव सर्जरी करी। हॉस्पिटल एंड डॉक्टर महेश डिनाइड ऑल द एलिगेशंस अगेंस्ट हिम एज पर द गिवन पैसेज विद whom does the onus of proof lies। बिल्कुल ठीक, पर हम पढ़ चुके हैं ओनस ऑफ प्रूफ किस पे लाई करता है, ओनस ऑफ प्रूफ लाई करता है पेशेंट के ऊपर, प्लेंटिफ के ऊपर, कंप्लेनेंट के ऊपर, ये तीनों लोग एक ही होते हैं, ठीक है। द ओनस ऑफ प्रूफ लाइज ऑन डिफेंडेंट, नहीं। द ओनस ऑफ प्रूफ लाइज ऑन विद द अक्यूज्ड, नहीं। द ओनस ऑफ प्रूफ लाइज विद द प्लेंटिफ, देयरफॉर द ड्यूटी ऑफ आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। द ओनस ऑफ प्रूफ लाइज विद द प्लेंटिफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिसेस मेनन का। मिसेस मेनन वेंट फॉर हर स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी एट डॉक्टर नाइट फेल्ड टू कन्वे हर द रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रोसीजर नॉट डिड ही डिस्कस आउटकम्स ऑफ फेलियर ऑफ द सर्जरी। वो एक स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी कराने गई, स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी करवाने गई, और डॉक्टर नाइट जिन्होंने सर्जरी करी उन्होंने ना उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए, प्रोसीजर बताया, साइड इफेक्ट्स बताए कि अगर फेल हो गई तो क्या होगा, कुछ भी नहीं बताया। आफ्टर द सर्जरी मिसेस मेनन वाज लेफ्ट डिसेबल्ड विद द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। मिसेस मेनन विशेस टू टेक द एडवाइस, टेक हर, मतलब हाँ, ठीक है, डिसेबल हो गया नाउ ऑफ द बॉडी। मिसेस मेनन विशेस टू टेक द पार्ट ऑफ टेक योर एडवाइस काइंडली एडवाइस। अब क्या हम उसको क्या एडवाइस करेंगे मिसेस मेनन को, देखते हैं।
Mrs. Menon will succeed against Dr. Knight as he lacked possession of required skills. ऊपर क्या पैराग्राफ में क्या क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ भी रिक्वायर्ड स्किल्स की बात की गई है? आंसर है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। Mrs. Menon will succeed as she never asked the doctor about the possible ill outcomes of the surgery। नहीं, बट ये तो डॉक्टर की ड्यूटी थी ना बताना। बट ये तो बताना डॉक्टर की ड्यूटी थी ना, डॉक्टर ने वो भी नहीं बताया, तो नहीं, आंसर बी भी नहीं हो सकता। सी मिसेस मेनन विल सक्सीड एज डॉक्टर नाइट ओन्ड अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स हिज पेशेंट्स एंड कीप देम वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ द ब्रीच। बिल्कुल ठीक आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मिस्टर मेनन की ड्यूटी थी ये बताना, ठीक है। तो सॉरी, मिस्टर डॉक्टर नाइट की ड्यूटी थी ये बताना मिसेस मेनन को कि क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं और क्या क्या चीजें उनके ऊपर जा सकती हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा जस्ट नाइस हो गया है। क्या हो गया? आई डोंट नो। हम इसको हाँ, ठीक है, चलिए डॉक्टर उमंग के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर उमंग और डॉक्टर समसारा आर द रेसिडेंट्स ऑफ DAAIMS बैंगलोर। बोथ ऑफ देम आर अपॉइंटेड विद नियोनेटल केयर और यूनिट इन द हॉस्पिटल एंड आर असाइंड द ड्यूटी टू मॉनिटर द बेबीज। नियोनेटल केयर यूनिट होता है जो नए नए बच्चे पैदा होते हैं ना, उनको कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं ऑक्सीजन वगैरह की, कम सांस ले पाते हैं, कम ऑक्सीजन आते हैं, तो उनको नियोनेटल केयर यूनिट में रखा जाता है। तो डॉक्टर उमंग और डॉक्टर समसारा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई चेक करने के लिए। वंस ऑन ड्यूटी, उमंग एंड समसारा इंडल्ज इन प्लेइंग लूडो एंड फॉरगॉट टू स्विच द ऑक्सीजन सप्लाई। एक बार क्या हुआ, काम के दौरान, ड्यूटी के दौरान दोनों डॉक्टर साहब क्या है, लूडो खेलने लग गए और अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करना भूल गए, रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ 4 चिल्ड्रन। अ केस वाज ब्रॉट इन द डिसाइड करो, ठीक है। अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? अब ये बात याद है थर्ड पैराग्राफ में वाइकेरियस लाइबिलिटी, डायरेक्ट लाइबिलिटी के बारे में बात की गई थी। तो ये केस वाइकेरियस लाइबिलिटी का बन रहा है। साफ साफ पता चल रहा है कि ये वाइकेरियस लाइबिलिटी का केस है। ऑप्शंस देखते हैं। हॉस्पिटल विल नॉट बी हेल्ड लाइबल, नहीं भैया, हॉस्पिटल हेल्ड लाइबल होगा। हॉस्पिटल विल बी वाइकेरियसली हेल्ड लाइबल एज द मेडिकल नेग्लिजेंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द टू डॉक्टर्स। आंसर ऑप्शन नंबर बी। बिना नेक्स्ट ऑप्शंस पढ़े हुए मैं आंसर को ऑप्शन नंबर बता सकता हूँ, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। डॉक्टर उमंग समसारा विल बी हेल्ड लाइबल एंड नॉट द हॉस्पिटल। जी नहीं, वाइकेरियस लाइबिलिटी वाला कंसेप्ट लगेगा। द हॉस्पिटल विल बी लाइबल एंड कंपनसेशन शुड बी पेड। कंपनसेशन के बारे में कुछ बात नहीं की गई है, तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। अब पढ़ सकते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात किया गया है। व्हाट अमंग द फॉलोइंग आर नॉट जस्टिसिएबल। मतलब अब इसका मतलब क्या है? नॉट जस्टिसिएबल का मतलब क्या है? नॉट जस्टिसिएबल का मतलब है कौन कौन से ऐसी चीजों में हम कोर्ट में नहीं जा सकते, हाँ हमारे पास कोई रेमेडी उपलब्ध नहीं है। मिस्टेक डन बाय एनेस्थीसियोलॉजिस्ट रिजल्टिंग इन परमानेंट ब्रेन डैमेज और डेथ। नहीं भैया, मिस्टेक की है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जस्टिसिएबल है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। A botched procedure involving a large ethanol injection causing child's face and nose to deteriorate required skin from his forehead to ear to repair it। जी भी इतनी बड़ी चीज है, ये भी रिस्पॉन्सिबल होगी, ये भी जस्टिसिएबल है। थर्ड, डिस्चार्जिंग कोविड-19 सस्पेक्ट विदाउट कंडक्टिंग प्रॉपर टेस्ट एट द हॉस्पिटल क्वारंटाइन सेंटर। ये भी है भैया, ये भी हॉस्पिटल की ड्यूटी ऑफ केयर है, क्योंकि सिर्फ अपने लिए नहीं हो तो दूसरों के लिए भी घातक आदमी है। फोर्थ देखते हैं। पर्सन इंजरिंग हिमसेल्फ आफ्टर फॉलिंग इन द हॉस्पिटल प्रेमाइसेस ड्यू टू वेट फ्लोर। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? ये चीज जस्टिसिएबल नहीं है, ये वाला पॉइंट जस्टिसिएबल नहीं भैया। आप हॉस्पिटल का फ्लोर गीला था, आप ध्यान से चलते, आप गिर जाओगे तो आप हॉस्पिटल को तब आप हॉस्पिटल के ऊपर केस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, पेशेंट फॉरगेटिंग दैट ही हैज ऑलरेडी टेकन हिज मेडिसिन कंज्यूम्स अनदर डोज इन रिजल्टिंग इन हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू ओवरडोज। और ये भी जस्टिसिएबल नहीं है भाई, पेशेंट की गलती है ना, पेशेंट भूल गया क्यों ले चुका है दवाई, तो ये भी जस्टिसिएबल नहीं है। An obstetrician in Mumbai fails to perform C-section in timely manner resulting in serious injuries of the baby। ये भी जस्टिसिएबल है, तो आंसर जिसमें भी ऑप्शन 4 और 5 है, दैट इज द आंसर। 1 2 3 4 5 एक्सेप्ट नहीं, ये आंसर इज 4 and 5 ओनली। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, बहुत बड़ी क्लास हो गई आज की, बट फिर भी चलो
ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका मेन पर्पस ही आपको थका देना होता है, ठीक है। सोमू इज सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर and required dialysis every week. When he went to get the dialysis done at AIMS hospital, he caught coronavirus infecting and was later tested positive for COVID-19. He decided to sue AIMS hospital for infecting with COVID-19 virus. ठीक है। अब Somu will succeed as AIMS hospital breached its duty to of care by failing curtails and in the infection. Somu will succeed as AIMS hospital failed to have a separate quarantine center for COVID-19 patients. Somu will succeed as hospitals are breeding grounds of infection and one cannot do much about it. Somu will not succeed as AIMS catching corona infection cannot be regarded as the breach of duty of ऑन द पार्ट ऑफ हॉस्पिटल। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अभी समझो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी क्यों है। ऑप्शन नंबर डी इसलिए है कि कोविड 19 एक ऐसा वायरस था जो फैल जो मतलब जो हॉस्पिटल कितना ही लाइक वायरस इज समथिंग की जो विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो फैलना है, वो फैल रहा है। आप कितना भी ड्यूटी ऑफ केयर ऑफ करें, आप कितना भी अच्छे से उसको क्लीन सैनिटाइज रखें, बट स्टिल दैट वायरस वॉज, हमने देखा, वॉज एवरीवेयर, लाइक वॉज गोइंग एवरीवेयर। तो यहाँ पे जो सोमू है वो हॉस्पिटल को सू नहीं कर सकता। ही विल नॉट सक्सीड बिकॉज यहाँ पे कोई ऊपर वाले पैराग्राफ में कहीं भी नहीं बताया गया कि भाई कोई टेस्ट नहीं हो रहा था, कोई क्वारंटाइन था, ऐसा कुछ भी ऊपर वाले पैराग्राफ में बात नहीं की। उसमें बस यह बात की गई है कि भैया वो हॉस्पिटल गया, वहां पे उसको कोविड-19 हो गया। तो हॉस्पिटल में इट वाज अ प्लेस जहाँ पे वो बहुत तेजी से इन्फेक्शन फैल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी ऊपर वाले पैराग्राफ में नेग्लिजेंस वाला पार्ट सामने नहीं आया। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सोमो विल नॉट सक्सीड एज एम्स कैचिंग कोरोना इन्फेक्शन कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, एंड आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था मेडिकल नेग्लिजेंस वो क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एन नंबर ऑफ एग्जाम्स में हर बार एक क्वेश्चन मैंने देख लिया है मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।